अधिक प्राप्त करने की प्रक्रिया। लेखक यश माकड़। अध्याय 2। सपना जो आपको सोने न दे। सपना मतलब क्या? कोई ऐसी चीज जो हमारी वर्तमान स्थिति से काफी दूर हो, उसे पाने की समझ को ही सपना कहते हैं, जिसके लिए हमें अपनी सीमाओं का विकास व विस्तार करना होता है और इसके लिए त्याग भी करना पड़ता है। इस समय इस पुस्तक को आप सुन रहे हैं, इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि आप अपने सपने को महसूस कर रहे हैं, उसे स्पष्टता से देखना और पूरा करना चाहते हैं, ताकि आप जीवन में अपने सामर्थ्य से अनचाहे जीवन की बजाय मनचाहा जीवन जी सकें। शुरुआती सपनों की उड़ान। क्या कभी आपने सुना है कि ज़्यादा सपने देखना छोड़ो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो? मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी तरह आपने भी यह वाक्य बहुत बार सुना होगा। यह हमें स्कूल, घर, गली, खेल के मैदान और भी अलग जगहों पर अलग लोगों द्वारा कहा गया और आज भी किसी न किसी रूप में कहा जा रहा है। हम जब छोटे बच्चे थे तब हमने बहुत से सपने देखे थे। जब भी स्कूल की क्लास बदली तब हमारे सपनों में भी बदलाव हुए। हमारे सपने इतने बड़े होते थे कि जिसे सोचने मात्र से ही शरीर में एक अजीब सा करंट महसूस होने लगता था। हमारी रातों की नींद उड़ जाती थी। जब हम किसी रॉकेट को देखते तो सोचते कि मैं कैसे उसमें बैठकर उड़ सकता हूँ, चांद पर जा सकता हूँ। जब हम राकेश शर्मा और नील आर्मस्ट्रांग की कहानियां पढ़ते या सुनते तो हम उनकी तरह चांद पर जाने के सपने देखते। हम सपनों में उनके साथ चांद पर टहलते हुए अपने आप को देखते। जब सुबह उठते तो अपनी माँ, पापा, भाई, बहनों, दादा दादी या फिर नाना नानी को अपना सपना सुनाते। तब रोमांच की वजह से कभी कभी हमारे मुंह से शब्द ही नहीं निकल पाते थे। हमारे रोमांच के बारे में हमें कभी कभार ही हौसला दिया जाता था कि हाँ, एक दिन मेरा बेटा ऐसा करेगा। इसके विपरीत ज्यादातर समय तो एक ही डायलॉग सुनने को मिलता, सपने देखने से कुछ नहीं होता बेटे, इसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। लेकिन हमें केवल पढ़ने के बारे में कहा जाता, परंतु क्या पढ़ना है इस बारे में हमें कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिए जाते थे। इस अस्पष्टता के कारण ज्यादातर लोगों के सपने जो हवा में उड़ने या आसमान छूने के थे, वे आज यहाँ तक छोटे हो चुके हैं कि घर का खर्च चलाने के पैसे कहाँ से आएंगे। अपने असली सपनों को पहचानें। मुझे पूरी आशा और विश्वास है कि आप इस अध्याय में लिखे विचारों को समझकर अपने सपनों को ज़्यादा स्पष्टता से पहचानेंगे व उन्हें पूरा करने का एक स्पष्ट मार्ग भी खोज लेंगे, जिससे आने वाले जीवन में आप फर्क पैदा कर सकेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि हमें यह कैसे पता चलेगा कि हमारा सपना स्पष्ट है। तो इसके लिए आपको बता दूं कि बड़े सपने देखें पुस्तक में इसके बारे में साफ लिखा है कि जब हमारा सपना बिल्कुल स्पष्ट होता है तब हम इसे मात्र 30 सेकंड से भी कम समय में दूसरों के सामने स्पष्टता से व्यक्त कर सकते हैं। कई बार सपनों के बारे में स्पष्टता न होने की वजह से जीवन में बोरियत महसूस होने लगती है, परंतु जब हमारे पास इनकी स्पष्टता होती है तब हम जीवन भर बोरियत नहीं बल्कि ऊर्जावान बने रहते हैं। हम आज जहां हैं वहां से उस ओर बढ़ सकते हैं जहां हम जाना चाहते हैं। जब आप यह पुस्तक खत्म करेंगे तब आप अपने लिए एक ऐसा रास्ता खोज लेंगे जिससे आप अपने वर्तमान सपनों का विश्लेषण करके अनावश्यक विचारों की छंटनी कर जीवन के सच्चे सपने की नींव को मजबूत बना सकेंगे और हर क्षेत्र में एक सच्चे अमीर इंसान बन सकेंगे। अमीर बनने से मेरा मतलब व्यापकता से है, जिसमें मानसिक, आध्यात्मिक व आर्थिक आदि का समावेश हो। अपना सपना खोजने के लिए सबसे पहले हमें यह स्पष्ट करना होगा कि मैं क्या चाहता हूँ। हमें इस बात का सही सही पता लगाना होगा कि मैं इसे क्यों चाहता हूँ और तरीका खोजना है जिससे आप इसे हासिल कर सकते हैं। आइए इन तीनों सवालों को ठीक से समझते हैं ताकि इसे हम आसानी से हल कर सकें। हमें यह स्पष्ट करना होगा कि मैं क्या चाहता हूँ। बड़े सपने देखना शुरू करने की वह कौन सी प्रक्रिया है और उसे कैसे शुरू करें। आइए आज से हम बड़े सपने देखने व उसे पूरा करने की अपनी रोमांचक यात्रा शुरू करें। सपनों के बारे में गेटे ने कहा है कि आप जिसका भी सपना देख सकते हैं या जो भी कर सकते हैं उसकी साहस के साथ शुरुआत कर दें, क्योंकि साहस में प्रतिभा, शक्ति व जादू होता है। जैसे बचपन में हम साइकिल चलाना सीखते हुए बार बार गिरे थे और चोट भी लगी थी, लेकिन फिर भी हर बार हमने फिर से नए सिरे से इसे चलाना सीखने की शुरुआत की थी
और आत्मविश्वास के साथ साइकिल चलाने के रोमांच व खुशी को महसूस किया था। इसी तरह बड़े सपने देखने की यात्रा भी जबरदस्त रोमांच, गिरने के खतरों, फिर से शुरू करने की खुशी, वह बार बार गिरने, उठने और फिर से चलने की प्रक्रिया को दोहराकर प्राप्त सफलताओं से भरी हुई है। लेकिन जितना आसान हम इसे सोचते हैं, हर बार यह प्रक्रिया स्पष्ट, आसान व व्यवस्थित नहीं होती है। हमें लगातार हिम्मत के साथ बड़े सपने देखने होते हैं और इस प्रक्रिया में जुटे रहने की प्रेरणा और रोमांच बनाए रखना होता है। लेकिन हमें बड़े सपने देखने की आवश्यकता क्यों है? बड़े सपने न देखने के पीछे की एक वजह है शुरुआत में मिलने वाली हताशा। हमने बचपन में सुनहरे सपने पूरी ऊर्जा के साथ देखे व संजोए होंगे, लेकिन इन्हें माहौल, प्रणाली व परिस्थितियों ने चुरा लिया है। लेकिन जब हमारे पास सपने नहीं होते हैं, तब लगता है जैसे जीवन में नीरसता ने घर कर लिया है। इस नीरसता से आजादी पाने का और जीवन में खुशियां भरने के लिए एक तत्व की सबसे पहले आवश्यकता होती है। उस तत्व को पाने के लिए हमारे पास एक सपना होना चाहिए। दूसरा तत्व है हमारा सकारात्मक नजरिया और तीसरा तत्व है उस सपने को साकार करने के लिए एक उचित व सही साधन का होना। जब हम अपना सपना खोजने लगते हैं, तब हमारे मन में इस तरह के प्रश्न उठने स्वाभाविक है कि मेरे पास कभी सपने थे, मैंने इन्हें कब गंवा दिया पता ही नहीं चला, मैं इन्हें दोबारा कब पा सकता हूँ, क्या मैं अपने पुराने सपने से शुरू करूँ या क्या मैं नए सपने से शुरू करूँ, या फिर क्या फिर से दोबारा शुरू करूँ? ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है। अपने सपने को खोजने, संवारने व उसे हकीकत में बदलने के लिए लगन बेहद आवश्यक तत्व है। अपने सपने को पाने के लिए लगन से काम करने का सबसे बेहतरीन उपाय है अपने ज्ञान का व्यावहारिक उपयोग करना। इसका यह मतलब नहीं है कि हमें ज्ञान कहीं से अर्जित करना है, बल्कि हम जितना जानते हैं उसका सही दिशा में उपयोग करना है। जैसे आमतौर पर YouTube व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर हम देखते हैं कि कितने ही लोगों ने अपने पास जो ज्ञान था उसका व्यवहारिक प्रयोग करके आगे बढ़ चुके हैं। उन्होंने केवल अपने ज्ञान का एक आशावादी व सकारात्मक नजरिए के साथ सही दिशा में उपयोग किया था। जीवन में स्पष्टता न होना इस बात का पक्का सबूत है कि हमारा चालक कोई और है। हमें नहीं पता कि हम कैसे चल रहे हैं, बस चल रहे हैं। मानव स्वभाव प्राकृतिक रूप से आलसी होता है। यह उन सभी कामों को बोझ समझता है जो इसे कुछ अलग करने के बारे में कहते हैं। इसलिए ज्यादातर इंसान गरीबी में हम होंगे कामयाब एक दिन गाते हुए सालों बिता देते हैं। लेकिन क्यों एक कामयाब इंसान बनना है, इसके बारे में विचार नहीं करते। बहुतायत में लोग स्वास्थ्य के बारे में इसी आदत से लाचार होते हैं और हर शाम इस लक्ष्य के साथ सोने जाते हैं कि कल सुबह जल्दी उठकर सैर पर जाऊंगा, व्यायाम करूंगा, योग, ध्यान, प्राणायाम करूंगा, ताकि जैसा स्वस्थ शरीर मुझे बनाना है वैसा बन सकूं। लेकिन जब सुबह होती है तो अपनी प्राकृतिक आदत यानी आलस के कारण सोने जाते समय लिए गए व्रत को अगली सुबह के लिए टाल देते हैं। इसी तरह सालों बीत जाते हैं, लेकिन उनका वह एक दिन कभी नहीं आता है और न ही कभी वह सुबह होती है। इसी तरह के और भी बहुत सारे व्रत इंसान समय समय पर लेता है और उन्हें अपनी टाल मटोल व आलस के कारण तोड़ता रहता है। वह कहीं नहीं जा पाता है, फिर दूसरों को दोष देता है और प्रणाली को दोष देता है। अपनी आदतों के कारण हम हमेशा असमंजस या उधेड़ बुन की स्थिति में रहते हैं। हमें हमेशा मानसिक तनाव घेरे रहता है, जिस कारण हम दर्द निवारक दवाओं का सेवन लगातार करते रहते हैं। सर भारी रहने लगता है। जब काम पर होते हैं तब हमें लगने लगता है कि 2 दिन की छुट्टी मिल जाए तो बढ़िया होगा, क्योंकि काम में मन नहीं लगता। जिस दिन छुट्टी होती है हमारा घर पर भी मन नहीं लगता, क्योंकि दिमाग में भारी उथल पुथल मची रहती है। ऐसी स्थिति में लगने लगता है कि अब कहाँ जाएं। जब लगने लगे कि मेरे जीवन में स्थिरता नहीं है, तब हमें अपने बारे में विश्लेषण करना चाहिए। हमें यह काम तुरंत करना शुरू कर देना चाहिए। आगे हम उन भावनाओं के बारे में गहन विश्लेषण करना सीखेंगे जो अपने सपने के बारे में हमारे दिल में उमड़ती रहती है। हमें यह याद रखना होगा कि बड़े सपने देखना एक प्रक्रिया है। इसमें महारत हासिल करने के लिए धैर्य के साथ अपने दिल के अंदर दाखिल होना होता है। जीवन में जो सचमुच महत्वपूर्ण है उस सपने पर विश्वास करना होता है।
भगवान ने हमें इस धरती पर किसी खास उद्देश्य के लिए भेजा है, जिसकी हमें खोज करनी है। जब हम इसे खोज लेंगे तब हमें वह मिलेगा जिसकी हमने केवल इच्छा ही नहीं की बल्कि चाहत की है, जिसे दिल की गहराइयों से चाहा है, जिसके सपने देखे हैं, जिसे सोचने भर से ही हम रोमांचित हो उठते हैं, मन मचलने लगता है। अपने सपनों का ब्लूप्रिंट तैयार करें। अब एक डायरी लीजिए और कहीं एकांत व शांत स्थान पर चले जाएं। यह आपके घर का अलग कमरा, खेत, बगीचा या कोई दूसरा स्थान भी हो सकता है जहां आपको कोई परेशान न कर सके। अपने परिवार के सभी सदस्यों को कह दीजिए कि जितना समय आपने तय किया है उतने समय तक कोई भी आपको परेशान न करे। इस प्रक्रिया में कोई व्यवधान न आए, इसलिए अपना फोन भी बंद कर सकते हैं। आप इस प्रक्रिया के लिए दिन का कोई भी 1 घंटा या पूरा एक दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 1 सप्ताह भी चुन सकते हैं, क्योंकि हम अपने जीवन की ठोस नींव बनाने जा रहे हैं। हम अपने जीवन पर गहन अध्ययन करने जा रहे हैं। इसके बाद हम वह पुराने इंसान नहीं रहने वाले हैं, हम पूरी तरह से बदलने वाले हैं। हम अनंत प्रज्ञा के साथ जुड़कर वह सब जानने वाले हैं जो हम जीवन में पाना चाहते हैं, और वह छोड़ने वाले हैं जिससे हमारा जीवन बोझिल हो गया है। जब आप अपने लिए स्थान और समय चुन लें, तब एक स्थान पर बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें, अपने विचारों को शांत होने दें, अपने इष्ट का ध्यान करें और उन्हें कहें कि आप मुझे मेरे प्रश्नों के वे सही उत्तर सुझाएं जो मेरे जीवन को आसान बनाएंगे। मैं जो चाहता हूँ उसे मेरे सामने प्रकट करें ताकि मैं स्पष्ट रूप से देख सकूं कि मुझे क्या चाहिए। आप शुरुआत में कम समय अपनी आंखें बंद रख पाएंगे। लगातार अभ्यास से आप प्रार्थना के इस समय को बढ़ा लेंगे। इस विचार प्रक्रिया के दौरान अपने बीते समय के बारे में सोचें। अपने उन लक्ष्यों को याद कीजिए जिन्हें आपने कभी बनाया था। अपने दिल को टटोलकर पूछें कि आप आखिर अपने जीवन में क्या चाहते हैं। अपने दिमाग को खुलकर सोचने दें, घबराएं नहीं और न ही विचलित हों। निडरता से अपनी कल्पना को काम करने दीजिए। कई बार आपको ऐसे विचार मन में आएंगे जिन्हें आप पहली बार महसूस कर रहे होंगे। बस उन्हें महसूस कीजिए। जब आप आंखें खोलेंगे तो आपको एक अजीब से आश्चर्य का अनुभव होगा, एक खुशी महसूस होगी। उसे महसूस कीजिए। आपके दिमाग में आने वाली हर उस चीज़ की डायरी में एक सूची बना लें जिसे आपने बंद आंखों से देखा था, जैसे कोई कोर्स करना, अपने व अपने परिवार के लिए घर, गाड़ी, जमीन, जायदाद, संसार की सैर पर जाना, रुपया, पैसा, कर्ज से मुक्ति या कुछ भी जो आपके दिमाग में इस समय आ रहा हो। याद कीजिए आपने अपने इष्ट से प्रार्थना करते समय और क्या क्या कल्पना की थी। जैसे हो सकता है कि आपके मन में आया होगा कि मुझे फेसबुक कंपनी खरीदनी है, तो इसे अपनी डायरी में सूची में लिख लें। हर सपने के बाद 5 खाली लाइन छोड़कर दूसरा सपना लिखें। इस लिस्ट को बनाते समय आप जज न बनिए कि यह होगा या नहीं। जज करने का काम आपका नहीं है। इसे हम बाद में देख लेंगे कि फेसबुक को खरीदने के लिए मार्क जुकरबर्ग को कैसे राजी करना है। बिना यह विचार किए कि यह पूरा होगा या नहीं, बस अपने छोटे से छोटे व बड़े से बड़े सपने को सूची में लिखिए। इस लिस्ट में आपको 200 से ज़्यादा बड़े से बड़े और छोटे से छोटे सपनों को लिखना है। अगर सूची छोटी है तो फिर दोबारा प्रार्थना में जाइए, फिर कल्पना कीजिए और फिर लिखिए। इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखें जब तक आप 200 से ज़्यादा सपनों को लिख न लें। सपनों को लिखते समय बिल्कुल बच्चे बनिए, जिसे हर वह चीज़ चाहिए जिसके बारे में वह सुनता, देखता और सोचता है। इन सपनों की सूची से आपने अपने इस प्रश्न का उत्तर पा लिया है कि हमें क्या चाहिए। अब अगला कदम यह जानना है कि हमें यह सब क्यों चाहिए। मैं इसे क्यों चाहता हूँ। हमारी सपनों की सूची तैयार है। सूची वाले पेज को खोलिए और सबसे पहले 1 नंबर वाले सपने के लिए अपने आप से पूछें कि मुझे यह सपना क्यों पूरा करना है। सपने लिखते समय डायरी में हमने हर एक सपने के बाद जो 5 लाइनें खाली छोड़ी थी, उनमें उस सपने को पूरा करने के कम से कम 5 कारण लिखें। अपने इस सपने को पूरा करने की प्रेरणा हमें कहाँ से मिली है, हम अपने व दूसरों के जीवन में इससे क्या फ़र्क लाना चाहते हैं। इस सपने को पाने के बाद हमें कैसा महसूस होगा, क्या हम ज़्यादा खुश होंगे, मगर क्यों। हमें अपने हर सपने के वे 5 सटीक कारण लिखने हैं जिनकी वजह से हमें इसे पूरा करने की प्रेरणा मिली है।
अगर किसी सपने को पूरा करने के हमें 5 से ज़्यादा कारण मिले तो उन्हें तुरंत लिख लें, क्योंकि इन्हें पूरा करने के जितने ज़्यादा कारण होंगे वह सपना हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण होगा। इन्हें लिख लें कि यह सपना आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि आपको कुछ का जवाब अभी न मिल रहा हो, कोई बात नहीं, अगले सपने की ओर बढ़ जाइए। इस तरह एक एक सपने को पकड़िए और पूछिए कि इसे क्यों पूरा करना है। अब जब हमने अपने सभी सपनों के कारण लिख लिए हैं तो दोबारा पहले सपने पर वापस आ जाइए। एक बार दोबारा से हर सपने के कारण खोज लें। जिस सपने को पूरा करने का आपके पास कोई कारण नहीं मिल रहा है वह सपना एक सपना नहीं बल्कि मात्र एक इच्छा है। हमारी इच्छाओं और सपनों में दिन रात का फर्क होता है। हम किसी बहुत सुंदर घर के आगे से निकलें तो हो सकता है हमारे मन में यह इच्छा उठे कि काश मेरा भी ऐसा घर हो। अचानक एक सुंदर सी गाड़ी हमारे पास से गुजरी, हमारी इच्छा हो सकती है कि ऐसी गाड़ी हमारे पास भी हो। तभी अचानक कोई दूसरी बड़ी गाड़ी दिखाई दे जाए और हमारी इच्छा इसे खरीदने की हो जाए। इसी तरह हमारी इच्छाएं बदलती रहती हैं। वे स्थायी नहीं होती, लेकिन सपने स्थायी होते हैं। उनमें बदलाव हो सकता है, लेकिन मूल रूप से सपने स्थायी होते हैं। हमारे सपनों की सूची बनाते समय हमने लिखा होगा कि मुझे फेसबुक कंपनी खरीदनी है, या इसी तरह की कोई और इच्छा हो सकती है। लेकिन जब हम कारण लिखने बैठे तो हमें इसका कोई कारण नजर नहीं आया। तब यह एक सपना नहीं है बल्कि एक इच्छा मात्र है। इसका मतलब यह नहीं है कि इच्छाएं बुरी होती हैं। इन्हीं की वजह से तो इंसान एक इंसान है। अगर इच्छाएं न हो तो हमारा जीवन एकदम नीरस हो जाएगा, हमारे जीने का मकसद ही खत्म हो जाएगा। अब जब इच्छा को पूरा करने के कई कारण हमारे पास होते हैं तब यह एक सपने में बदल जाती है। इसलिए जिन सपनों को पूरा करने का हमारे पास कोई कारण न हो उसे इस सूची से हटा दें। एक दूसरी सूची बनाएं और उसमें सबसे ऊपर वह सपना लिखें जिसे पूरा करने के हमारे पास सबसे ज़्यादा कारण हो। हमें इस सूची में नए सपने जोड़ते जाना है और उनको पूरा करने के ज़्यादा से ज़्यादा कारण खोजते जाना है। इसे कभी बंद न करें, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह सपनों की सूची केवल आपके व्यक्तिगत प्रयोग के लिए है। इसे किसी को भी न दिखाएं। इस ड्रीम बुक को एक सीक्रेट की तरह रखिए। आइए अब हम तीसरे कदम की तरफ चलते हैं ताकि हम यह जान सकें कि अपने सपनों को हम कैसे हासिल कर सकते हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए हमारे पास पर्याप्त कारण हैं। वह तरीका खोजें जिससे आपके सपने हकीकत बन जाएं। अब जब हमने यह जान लिया है कि हमारे असली सपने कौन से हैं, उन्हें पूरा करने के लिए हमारे पास ठोस कारण भी आ चुके हैं। अब यह जानना है कि हमें अपने सपनों के ज़्यादा करीब लाने वाला आपका अगला कदम क्या है। अपने हर सपने को डायरी में एक अलग पन्ने के सबसे ऊपर लिख लें और उसके बाद 5 पेज खाली छोड़कर अगला सपना लिखें। अपने हर सपने को पूरा करने के लिए एक समय सीमा तय कीजिए जिसमें समय और दिनांक स्पष्ट लिखी हो, ताकि कार्य योजना उसी हिसाब से बनाई जा सके। सपने पूरे न होने का यह भी एक बड़ा कारण होता है कि इसकी कोई सीमा तय नहीं होती कि इसे कब तक पूरा करना है। जब हम यह कर लेते हैं तो इससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमें कितनी तेज गति से काम करना है। अपने सपने को सूक्ष्म स्तर तक विभाजित कर लीजिए। यानी अगर हमने यह तय किया है कि 5 साल में मुझे 50 लाख रुपए कमाने हैं, तो इसके हिसाब से हमें हर साल 10 लाख रुपए कमाने होंगे और हर महीने लगभग 83,334 रुपये कमाने होंगे। हमें हर रोज़ 2,778 रुपये व हर घंटे, यानी जब हमारा काम 24 घंटे लगातार चलता हो तब 116 रुपये व हर मिनट लगभग 2 रुपये कमाने होंगे। इसी तरह हर सपने का इसी तरह से विभाजन करना होगा और उसके पूरा करने के पथ प्रदर्शक तय करने होंगे, यानी माइलस्टोन तय करने होंगे। अब जब हर सपने को पूरा करने का समय तय हो जाता है तब हमें उनके सामने लिखना होगा कि आपको वे कौन से काम करने होंगे जिनसे यह सपना एक टाइम फ्रेम में पूरा हो सके। क्या आपकी वर्तमान नौकरी या व्यवसाय से ये सपने पूरे हो सकते हैं? अगर आपका उत्तर हाँ में है तो इन्हें और बेहतर तरीके से करते रहिए, और अगर आपका जवाब न में है तो आपको अपनी वर्तमान नौकरी या व्यवसाय के साथ कुछ और जोड़ना पड़ेगा या बदलाव करने पड़ेंगे ताकि आप अपने द्वारा तय की गई समय सीमा के अंदर सपनों को पूरा कर सकें। जिन कारणों से हमने अपने सपने को पूरा करने के लिए वचन लिया है
उसे निभाने के लिए हमें अपने अंदर क्या बदलाव लाने होंगे, अपने काम में क्या क्या बदलाव करने होंगे, इन्हें हम आगे आने वाले अध्यायों में विस्तार से समझेंगे। सपनों के मापदंड। सपना हमारे अंगूठे की छाप की तरह ही अनूठा होता है, इसलिए इसे बहुत ध्यान से आगे बढ़ाना चाहिए। हमारे सपनों को पूरा करने के लिए काम का चुनाव करते समय ड्रीमिंग बिग पुस्तक के लेखक के अनुसार हमें इन 4 मापदंडों से परखना चाहिए, जो है परिवेश, पूंजी, संख्या व क्षेत्र। हमें ठीक ठीक पता होना चाहिए कि हम कैसे परिवेश यानी माहौल में सहज महसूस करते हैं, हम कितनी धनराशि कमाना चाहते हैं, हम कितने लोगों का नेतृत्व करना चाहते हैं, अपनी सेवा या उत्पाद कितने लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, हमारे काम करने की भौगोलिक सीमाएं क्या होंगी। यह सब इसलिए तय करना होता है ताकि कार्य योजना बनाते समय व बाद में भी हमें यह अनुमान रहे कि हम अपने व्यवसाय से असल में ठीक ठीक क्या चाहते हैं। आइए इन मापदंडों को विस्तार से जानते हैं। आप कैसे परिवेश में काम करना पसंद करते हैं? हमें व्यवसाय का चुनाव करते समय यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि हम इसे कैसे माहौल में ज़्यादा बेहतर ढंग से कर सकते हैं। सभी को एक जैसा माहौल पसंद नहीं होता है। हर इंसान अलग माहौल में रहना पसंद करता है। किसी को गांव का शांत स्वच्छ माहौल पसंद है तो किसी को शहर का शोरगुल और कोलाहल भरा माहौल पसंद होता है। कुछ लोग छोटे कामों से खुश रहते हैं, लेकिन कुछ बड़े कामों के लिए तड़प रहे होते हैं। कुछ लोग भीड़ को पसंद करते हैं और कुछ अकेलेपन में शांत माहौल चाहते हैं। कार्य के चुनाव के संबंध में अपने बारे में यह जानना बेहद आवश्यक है कि हम किस परिवेश को ज़्यादा बेहतर महसूस कर सकते हैं। किसी भी काम के मुख्य 4 भाग होते हैं, जिनमें निर्माण, विपणन, बेचना व बेचने के बाद की सेवा। इनके अलावा इनसे जुड़े और भी सैकड़ों तरह के सहायक काम हो सकते हैं, जिन्हें हम बेहतर माहौल के हिसाब से चुन सकते हैं। इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए ऑर्गेनिक खेती का उदाहरण लेते हैं। जैसे जिसे शांत परिवेश पसंद है वे ऑर्गेनिक खेती का काम चुन सकते हैं। जिन्हें लोगों से सौदेबाजी करना और तनावपूर्ण परिवेश में भी काम करने में मजा आता है, वे ऑर्गेनिक उपज की मार्केटिंग का काम कर सकते हैं। जिन्हें घूमना फिरना पसंद नहीं है, जिन्हें एक जगह पर टिककर लोगों से काम करवाना पसंद है, वे ऑर्गेनिक उत्पादों का निर्माण कार्य शुरू कर सकते हैं। इसी तरह और प्रकार के परिवेश भी हो सकते हैं जिन्हें हम जानते होंगे। उन्हें पहचान कर लिख लें। अतः हमें यह तय करना होगा कि हम कैसे परिवेश को पसंद करते हैं जिसमें हम आरामदेह महसूस कर सकें। इस प्रश्न का सही उत्तर अपनी डायरी में लिख लें कि हमारा आदर्श परिवेश कैसा होगा। आपको इससे कितना धन कमाना है। हर इंसान एक सपने और उसकी पूर्ति के लिए आवश्यक पूंजी की एक निश्चित मात्रा को पाने की आशा के साथ नौकरी या व्यवसाय का चुनाव करता है। हर इंसान एक निश्चित पूंजी में आरामदेह महसूस करता है। हमारे काम के चुनाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमें उस पूंजी की एक निश्चित संख्या को पहचानना है जो हमारी रुचियों, सपनों और जीवन में उद्देश्यों की पूर्ति के अनुरूप हो। हम उस पूंजी में आरामदेह महसूस करते हों। हमें अपने व्यवसाय से कितनी पूंजी उत्पन्न करनी है, यानी आपके सपनों की लागत क्या है। आप अपने सपनों के लिए हर साल कितना धन उत्पन्न करना चाहते हैं और वह राशि अपनी डायरी में लिख लें जिसके साथ आप सबसे ज़्यादा आरामदेह महसूस करते हैं। अब जब हमने परिवेश और उस पूंजी की एक निश्चित संख्या की पहचान कर ली है जिसे हम चाहते हैं, तो अगला कदम है लोगों की उस निश्चित संख्या का पता लगाना जिसमें काम करते हुए हम सहज महसूस करते हैं। आप कितनी संख्या में लोगों की सेवा करना चाहते हैं। अपने व्यवसाय का चुनाव करने के लिए अगला कदम यह जानना है कि हम कितने लोगों से संबंध बनाने, सेवा करने, बेचने या फिर मदद करने में आरामदेह महसूस करते हैं। क्योंकि जैसा हम पहले ही यह जान चुके हैं कि हर इंसान की अलग क्षमताएं, अलग इच्छाएं और काम करने के अलग अलग तरीके होते हैं। किसी को नए लोगों से मिलना, उन्हें प्रभावित करना अच्छा लगता है। कुछ को प्रोफेशनल्स और उद्यमियों से मिलने में आरामदेह महसूस होता है। कुछ अकेले काम करना पसंद करते हैं तो कुछ ऑनलाइन काम के माहिर होते हैं। हमें अपने काम का चुनाव अपनी रुचि के हिसाब से करना होता है। इसका मतलब यह है कि हम भविष्य में अपने सपनों से कितने लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं। डायरी में उनकी संख्या लिखें। इसमें 10, 500, 10,000, 1 लाख लोग या फिर पूरा समाज, देश या फिर जिन्हें हम प्रभावित करना चाहते हैं
उनमें पूरे संसार के लोग भी हो सकते हैं। जब हम अपने काम के द्वारा प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या तय कर लेते हैं, तब अगला कदम यह तय करना होता है कि हमारी काम करने की भौगोलिक सीमाएं क्या होंगी। हम कितने क्षेत्र में काम करना पसंद करते हैं। हमने उस संख्या को लिख लिया है जिन्हें हमारा व्यवसाय प्रभावित करने वाला है। अब हमें यह तय करना है कि हमारे व्यवसाय की भौगोलिक सीमाएं क्या होंगी। क्या हम अपने आसपास अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, या फिर हमारा दायरा हमारा गांव, शहर, जिला, राज्य, देश या संसार है? यह प्रश्न बहुत बड़ा लगता है, लेकिन मूल बात यह है कि क्या हम आमतौर पर अपने गांव, कस्बे या शहर के संदर्भ में सोचते हैं, या फिर अपने देश या पूरे विश्व के बारे में सोच रहे हैं? वह कौन सा भौगोलिक क्षेत्र हमारा ध्यान जागृत घंटों में सबसे ज़्यादा खींचता है? हम भावनात्मक रूप से किस आकार के इलाके में सबसे ज़्यादा आरामदेह महसूस करेंगे? हमारे सपने के मानसिक भूगोल की हमने कौन सी सीमाएं तय की है, इसे भी अपनी डायरी में लिखना है। अब हमारे सामने अपने सपनों का ब्लूप्रिंट बनकर तैयार है। हमें यह दिखाई देने लगा है कि हम क्या बनना चाहते हैं, इसके लिए हमें क्या करना है, हम इससे क्या पाना चाहते हैं और हम इससे किसकी मदद करना चाहते हैं। हमने यह पहचान लिया है कि हमें क्या चाहिए। इसे पाने के लिए अपने आप में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करने होंगे, वह कुछ योग्यताएं विकसित करनी होंगी, ताकि हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए तीव्रतम मार्ग को खोज सकें। वह कौन सा मार्ग है जिस पर चलकर हम अपने सपनों को जल्दी से जल्दी पूरा कर सकें? पैसा नहीं तो व्यवसाय नहीं। हमारा सपना कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके आसपास पैसे का होना तय है, क्योंकि संसार में ज़्यादातर काम पैसे के बिना संभव नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमें पैसे यानी धन के बारे में अपनी समझ को विकसित करना बेहद आवश्यक है। आप यह अच्छे से जानते होंगे कि पैसे के बारे में विश्व प्रसिद्ध बेस्ट सेलिंग पुस्तक रिच डैड पुअर डैड में लिखा है कि पैसे की समझ आपको स्कूल में नहीं सिखाई जाती है, इसे हमें बाहर ही सीखना पड़ता है। हमें खुद ही अपने नज़रिए में बदलाव करके पैसे के बारे में सीखना होता है। अगर हमें अमीर बनना है, अपने सपनों को पूरा करना है, तो पैसे की समझ बहुत महत्वपूर्ण है। हमें पैसे के लिए काम करने की बजाय पैसे से अपने लिए काम करवाना सीखना होगा। इसे ही पैसे के बारे में अपनी समझ बढ़ाना कहते हैं। हमने अपने सपनों के माध्यम से बेहतर जीवन जीने की कल्पना की होगी और उसे साकार होते भी देखा होगा। हम अपने दिमाग की असीमित शक्ति से जीवन में गुणवत्ता प्राप्त कर सकते हैं। दिमाग की असीमित शक्ति के माध्यम से लाखों लोगों ने यह साबित करके दिखाया है कि कैसे हम अपने दिमाग की शक्ति के माध्यम से जीवन में कुछ भी कर सकते हैं और जो कुछ हम चाहें उसे प्राप्त कर सकते हैं। दिमाग के सही प्रयोग से हम अपनी वित्तीय और भावनात्मक स्वतंत्रता हासिल करने और अपने आत्मविश्वास व नेतृत्व को विकसित करने के लिए अपने अधिकतम प्रदर्शन तक पहुंच सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि हम अपने प्रदर्शन को कैसे बेहतर कर सकते हैं और उससे सफलता प्राप्त करने की गति को कैसे और बढ़ा सकते हैं, कैसे व्यक्तिगत उपलब्धि के नए विज्ञान से अपने विचारों को गति देकर उन्हें साकार कर सकते हैं। हमारे पास कुछ बेकार की धारणाएं भी होती हैं, जिन्हें पहचान कर अपने व्यक्तित्व से हटाना होता है। जो धारणाएं हमारे लिए कई मानकों पर बुरी होती है। बुरी आदतों को समाप्त करना चाहे गए परिणाम तक पहुंचने की एक कुंजी है। हमें उन सभी आदतों और धारणाओं को पहचान कर उनसे छुटकारा पाना होगा जो हमारे लिए सही नहीं है। हम यह भी जान पाएंगे कि हमारे जीवन को नियंत्रण करने की शक्ति किसके हाथ में है। बहुत लोग शिकायत करते हैं कि हम में अपनी उन सभी भावनाओं और संवेदनाओं को नियंत्रण करने की क्षमता नहीं है जिन्हें हम अपना मानते हैं। हम सीखेंगे कि कैसे हमें अपने मन से धोखा खाने से बचना है और चालक सीट पर बैठकर इसका नियंत्रण अपने हाथों में लेना है। हमें इस अनिश्चितता की स्थिति से निकलना होगा। इसके लिए हमें अपने आप से हो रहे आंतरिक संवाद को अधिकार में करना होगा। हमने ऐसे बहुत से लोगों के बारे में सुना होगा जिन्होंने एक बार बहुत सा धन पाने के बाद थोड़े ही समय में वापस उसी पुरानी स्थिति में आ गए थे। उन्होंने अचानक से मिले बहुत से धन को खो दिया था। पैसे के बारे में समझ न होने की वजह से ही इंसान उसके लिए जीवन भर काम करता रहता है। सीमा से थोड़ा सा ज़्यादा पैसा मिलते ही वह असहज हो उठता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि उसे उस ज़्यादा पैसे का क्या करना है। वह थोड़े समय में ही उस धन को अज्ञानतावश खो देता है। वह पुरानी स्थिति में लौट जाता है।
अगले अध्याय में हम जानेंगे कि पैसे की समझ विकसित कैसे की जाए, कैसे पैसे से अपने लिए मेहनत करवाई जाए और वित्तीय बुद्धि कैसे विकसित की जाए। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।